और नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण। और आज मित्रों हम जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस को, वो ईवीएस की सीरीज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने ओल्ड ग्रेड 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। वो सीरीज़ अब ऑफ हो गई है फ़िलहाल। तो कुछ समय के लिए क्वेश्चंस तो मैं डालूंगा हालांकि बाल विकास के। पर अभी जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, वो ईवीएस ही कर रहा हूँ। क्योंकि जितना ईवीएस को लोग ईजी समझते हैं, एक्चुअली वो उतना ईजी होता नहीं है। क्योंकि वो ये भूल जाते हैं। क्योंकि इसमें 15 मार्क्स की पेडागॉजी आना है, जो ही खेल करेगी आपके एग्ज़ाम से निकालने में। ठीक है, कैसा? क्योंकि ईवीएस के टॉपिक्स जो होते हैं ना, बड़े से थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो आपसे बन जाएंगे, अदरवाइज़ आपसे नहीं बनेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, रोज़ाना 11 बजे आप आइए। हमारे चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको देखिए। शांति से देखिए, आराम से देखिए। रात में सोने से पहले तो टाइम मिल ही जाता है आधे घंटे का, तब ज़रूर देखा करो दिन में एक बार। जिससे क्या हो ना, वो क्वेश्चन जब दिमाग में जाएंगे ना तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे आराम से, और आप भूलोगे नहीं उनको। तो आराम से देखना, जल्दबाजी में वीडियो मत देखना। फिलहाल ये 11 बजे की लाइव क्लासेस है। जो लोग देख रहे हैं वो लोग आंसर यहीं कमेंट करें। ठीक है, अदरवाइज जिसको टाइम नहीं रहता वो बाद में कभी भी टाइम निकाल के दिन में एक बार देखा जरूर करो। क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पेपर में कॉपी एंड पेस्ट आएंगे। फिलहाल जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि माता रानी की कृपा लाइक करने से ही आएगी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ डिस्कशन करते हैं। जो कांसा होता है, जिसको हम ब्रांज बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित का आपको क्या करना है? अध्ययन कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको बताना है आंसर। आपको ऐसे फॉर्म में दिए रहेंगे। ठीक है, ए है, बी है, क्या है, सही है। तो फिलहाल ऑप्शंस को सुनिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। कांसा या ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी से भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन सी है आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। एंड ऑप्शन डी, ब्रांज की बनी वस्तु एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की, परंतु कहीं अधिक मजबूत, टिकाऊ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये दिए हैं, ए और डी, बी और सी, ए बी सी या बी सी डी। ध्यान से सोचिए क्या होगा राइट आंसर। एक बार और दिखाता हूँ। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो, इसके जो राइट आंसर हैं वो है बी एंड सी। सॉरी, बी है और हमारा सी बिल्कुल सही। बी और सी है। देखो क्यों? क्योंकि जो ब्रांज होता है ना, ऐसे हम भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाते, देन आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो बी और सी राइट होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे पेडागोगी के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो हमारी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी एंड सी। देखो, अब तुमने अटेंड कर लिया तो तुमको याद हो गया है कि जो हमारा ब्रॉन्ज होता है वो भट्टी में कॉपर और टिन के साथ, कॉपर मतलब तांबा होता है और टिन को पिघला कर बनाया जाता है। मतलब कि ये मिश्र धातु भी है एक तरीके की ना। ठीक है, देन आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो तुमको अब हमेशा याद रहेगा, कॉपर और टिन को पिघलाकर बना रहे हैं हम ब्रांच, और हजारों वर्षों से इसको जो जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमेशा ही याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? या मच्छरों की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है चिकनगुनिया, मलेरिया, म्यादी बुखार। ऑप्शन बी है हैजा, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। एंड ऑप्शन डी है चिकनगुनिया, हैजा, म्यादी बुखार। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होते हैं मच्छरों के काटने से? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आप नोटिस करना, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो होता है ना, वही तीनों के तीनों ये दिखे रहे हैं ना, ये सब मलेरिया के, मतलब ये मच्छरों के फैलने वाला रोग है। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि किसी, भले ही हम कम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डज नॉट मैटर, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट है कि हमने कितनी देर में कितना पढ़ा ही है। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर।
मतलब जो उसमें पैमाना बनाया था वो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या बता रहा है, 110 सेंटीमीटर है। जैसे मैंने बोला 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, 220 सेंटीमीटर हो गया। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों की वास्तविक दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए है 1.067 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2.01 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 11 एंड ऑप्शन डी है 10 किलोमीटर। क्या होगा राइट आंसर। एक्चुअली मित्रों ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसका इस पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर ना, याद रखना यहाँ पर एक मीटर है एक्चुअली, ये सेंटीमीटर की जगह मीटर है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ भी है ना, तो ये मीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, 110 मीटर है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया। चलो तो कैसे निकालना है, देखो इसका पहली बात तो राइट आंसर क्या होगा अभी हम निकाल के देखते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर पैमाना बनाया हुआ है, चूँकि याद रखिएगा। अब यहाँ 9.7 सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 9.7 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। यदि हम इसमें 110 का गुणा कर दें और दशमलव हटा दें तो 1 से 1 कट जाएगा, और 11 7 से कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और 11 नाम कितना हो जाएगा, 99, और 7 कितना हो जाएगा, 106, 107 सॉरी, 106 ऐसा आ जाएगा, 1067 ये आ जाएगा। फिर किलोमीटर में निकालना है तो इस हिसाब से 3 यहाँ पर आ जाएंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप 1000 से गुणा दे दोगे तो 3 यहाँ पे ये लग जाएगा, तो 1.067 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो आ गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, बताइए। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। याद रखिएगी अक्टूबर से दिसंबर में जो मधुमक्खी पालन होता है वो बिहार राज्य के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई रेलगाड़ी गांधी ग्राम से, ध्यान से सुनना, 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 16 से निकल रही और 18 जुलाई 2014 को 4:45 नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। 2649 किलोमीटर टोटल दूरी है, और इस रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना, वो भी किलोमीटर पर घंटा में। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्योंकि दूरी तो हमको दे दी है 2649 किलोमीटर, और घंटे में हमको टाइम निकालना है। तो देखो मित्रों हम टाइम कैसे निकालेंगे, समझना बड़ा सिंपल है। मैंने बोला कोई गाड़ी 24 घंटे की, यदि हम जोन की बात करें, रेलवे में 24 घंटा ही चलता है। रेलवे में कितना चलता है, 24 घंटा चलता है, ठीक है। यदि मैं 24 घंटे में से 5:15 को घटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 15 भी डिजिट है, तो हम इसको मान लेते हैं 23 घंटा हो गया और 60 मिनट हो गया। बात तो यही है, 60 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 24 घंटा, तो हम इसको 24 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 23 घंटे 7 मिनट। अब इसमें से हम 5 घटा दें, ठीक है। इसमें से चूंकि हम 5 इसलिए घटाएंगे क्योंकि 12 के बाद से हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और पूरी गाड़ी सुबह चलती है 5 बजे से, तो वो 24 में से यदि हम 5:15 घटा देंगे तो जितने घंटे चली उतना टाइम आ जाएगा। अब घटाओ, 60 में से 15 घटाओगे तो 45, तो ये आ गया, और यहाँ 23 में से 5 घटाओगे तो 18। मतलब गाड़ी 16 जुलाई को कितनी चल रही है, 18 घंटे 45। इसको दिमाग में याद कर लो कितनी चल रही है, 18:45। ठीक है मित्रों, याद रखना ध्यान से, 18:45 चल गई है कब, 16 जुलाई को चल गई है 18:45। फिर उसके बाद 17 में तो 24 ही चलेगी, क्योंकि 16 से निकली 18 में पहुंच रही, तो 24 किस में चल गई है टोटल, बिल्कुल याद रखना 17 में। और फिर 4:45 और चली है कब, 18। अब टोटल टाइम देखो कैसे निकालना है, 18:45 ये हो गया, ठीक है, और 4:45 और जोड़ो उसमें,
4 45, तो 45 तो कितने हो गए, ये नीचे 90 हो गए। अब इनको जोड़ लो टोटल, 4 और 4 कितना हो गया 8, और 8 हो गया कितना, मतलब कि तुमको टाइम अच्छे से बनाना, ध्यान से रख, 45 तो 90 हो गया। अब इनको तुम टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा, इसको टोटल आप ऐड करो तो 4 और 4 8, और 8 ये कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, और हासिल हो गया 1, 2 और 1 3 और 1, ये कितना हो गया 4, तो 46 मिनट 90। तो 46 मिनट 90 को हम, ये 60 का 1 घंटा होता तो उसमें जोड़ देंगे 1 घंटा, तो 47 30 लिख सकते हैं इसको हम, 47 30 लिखते हैं, क्योंकि हमको घंटे में निकालना है। ये डिजिट याद कर लो अब, 47 30, ठीक है, क्योंकि हमको निकालना कितने में है, घंटे में निकालना है। तो याद रखना 47 30 था, तो घंटे में के लिए हम इसको किस में, 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, चूँकि घंटे में निकालना है। तो ये कितना होगा 1/2, मतलब कि 1/2 को काटोगे तो 0.5, तो ये 47 घंटे। और याद रखना इसके साथ तुमको कितना रखना, 5, मतलब 47.5 टोटल घंटे ये चली हुई है गाड़ी। में आराम से समझा रहा हूँ इसलिए भाई साहब, है ना। टोटल गाड़ी कितनी चली है, 47.5। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी हमको कितनी दे दी है, 2649 दे दी है टोटल दूरी। और घंटे कितने थे हमारे, 47.5, है ना, मतलब 47 घंटे और 5 घंटे और याद रखना है, ठीक है। फिर इसको हम काटेंगे, जब आप इसको काटोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 55.76, क्योंकि ये डिजिट याद रखना, इसमें आपको 56 55 54 दिया है, और राउंड फिगर में निकालना। जब भी 50 के ऊपर हो जाता है तो बाकी का इसमें जुड़ जाता है, तो ये कितना बन जाएगा 56। यदि ये 50 से नीचे होता 25, तो हम 55 ही लेते, क्योंकि ये डिजिट 50 के ऊपर निकल गई है 76 वाली, तो इसमें हम 56 लेंगे, सॉरी 56 लेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। कौन सा वृक्ष, खेजड़ी। ऑप्शन ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता। ऑप्शन बी है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और ऑप्शन डी है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं तुमको, तो तुम्हें लगाना है क्या राइट आंसर होगा, एक बार आप खुद ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 2 3। याद रखना क्या हो जाएगा इसका, 1 2 एंड 3 क्या है। यह रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता, दिमाग को बैठा लो। खेजड़ी कहाँ पाया जा रहा, रेगिस्तान में। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती फलने के लिए, ठीक है। और इसकी छाया में बच्चे क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। नेगेटिव पॉइंट दे रहा है, अप्रासंगिक है, ध्यान से सुनना। कौन सा है अप्रासंगिक, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, अपने हाथ पेन और नोटपैड ले जाना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, और अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा, अपने दिन भर का बस्ता साथ लाना। ये भाई साहब नहीं हुआ, क्योंकि देखो बिना मुझे सूचित किए जाना,
पेन और नोटपैड लाना और प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं का विषय पूछना, ये तो भाई प्रासंगिक है। लेकिन चूंकि हम जा रहे हैं कहाँ पर, बाहर जा रहे हैं भ्रमण के लिए, तो वहाँ वस्ते का तो कोई काम नहीं, तो ये अप्रासंगिक है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया था, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। क्वेश्चन है 67, ईवीएस में किसी अच्छे ग्रहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग, पुनरावृत्ति और मास्टरी प्लान। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर है। देखो, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना क्यों है? अच्छे ग्रहकार के लिए। देखो, तुम आगे जीवन में जाओगे तो एक जो अधिगम में तुम्हें चुनौतियां और उत्तेजना मिलेंगी, तो उससे क्या होगा, जब तुमको भविष्य में ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी आपके सामने, तो आपका जो पूरे पहले आपने उन चुनौतियों का सामने किया था ना, उनसे ही आप जो सॉल्यूशन होगा वो निकाल सकते हो भविष्य में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की, ये तो मैंने कर लिया, सॉरी माफी चाहूंगा। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न, और ऑप्शन डी है आपके आसपास योजना के अवसर उपलब्ध कराना। ईवीएस की पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अपने आसपास के खोजने के अवसर उपलब्ध कराना। याद रखना, इस पर हम ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि क्या होगा ना, जब हम उनको अवसर प्रदान करेंगे तो उनके अंदर एक खोजी प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हम लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है। ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। तो ऑप्शन है इसके, यह आकलन में विषयनिष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे हैं। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन ये वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो गया और थोड़े से क्वेश्चन बड़े टिपिकल और बड़े भी हैं। तो फिलहाल मैं आपको इनके जो अदर सीरीज़ है वो बना के चैनल पर डाल दूंगा, तो आराम से आप 1-1.5 घंटे की जो सीरीज़ होगी उसको देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। बता दूं, ईवीएस हो या मैथ्स हो या संस्कृत हो या बाल विकास हो या हिंदी हो, सबकी पेडागोगी टिपिकल होती है। अब जैसे नॉर्मल पेपर सोचते हैं, ये टीईटी का पेपर उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पेडागोगी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन हैं। तो फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप सच में एक टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ें, मजाक में ना लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग होती है कि टीचर का एग्ज़ाम सड़ूजा होता है। तो बता दूं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इतना सड़ा नहीं होता है, और पेपर से ज़्यादा टफ ये होता है, क्योंकि मैंने देखा है। आप सोचते हो नॉर्मल क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि पेडागोगी ही 90 नंबर की है इसमें, तो वही खेल करेगी आपके इन एग्जाम्स निकालने में। तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे साथ बने रहो। जन 11 बजे हमारी क्लास यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जब तक लिए आपको बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।